हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। इस वीडियो में हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक के 2020 साल के पीवाईक्यूज देखने वाले। ये सारे एमसीक्यूज आपको जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक में पूछे गए थे या फिर सब्जेक्ट में पूछे गए थे। ओके, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। बिकॉज जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पेपर 1 इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए 50% मार्क्स है। एंड अगर आपको जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है देन आपको 50% मार्क्स हासिल करने हैं। ओके, एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी इन्वॉल्व है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंट्स 40 एमसीक्यूज। तो ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है, ताकि आप सारी चीजें अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। आपकी काफी कॉन्सेप्ट्स इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है। एंड गारंटीड आपको 80 एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज इन योर जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। और ये सारा स्टडी मटेरियल आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज, तो काफी कम है एंड द कोर्स इज वैलिड फॉर 1 ईयर। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए। बिकॉज ऑफ दैट आप सभी को गारंटीड ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को गारंटी देती है कि आप सभी लोग जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को तो क्वालिफाई करोगे ही, बट आपको इंटरव्यू सेशंस में भी इसका काफी फायदा होगा। ओके, let us start with our today's session. Which one of these is not a way of measuring central tendency? इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का वे नहीं है? एज वी नो दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लाइक देर इज अ मीन, देर इज अ median, then there is a mode, right? Let us see what are the options. Measuring the middle value और मिड पॉइंट आफ्टर डेटा हैज बीन रैंक्ड, यानी कि आपको मिडल वैल्यू को क्या करना है, मेजर करना है। जब भी आप डेटा को इधर आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करते हो, यानी कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, मीडियन, राइट? आप यहाँ से सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज मेजरिंग द वैल्यू ऑफन नोन एज द एवरेज दैट इंक्लूड्स ऑल डेटा वैल्यूज। अगर आपको एवरेज निकालना है, यानी कि एवरेज यानी कि व्हाट, इट इज मीन, राइट? मीन इज ऑल्सो अ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट इज रिग्रेशन एनालिसिस। एक्चुअली रिग्रेशन एनालिसिस जब भी आप करते हो, इन दैट आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, लाइक दिस। ओके, हियर योर ओरिजिन इज हियर, एक्स एक्सिस इज हियर, वाई एक्सिस इज हियर। देन बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस आपको एक लाइन मिलेगा। दिस इज योर एक्चुअली रिग्रेशन इक्वेशन, आप यहाँ से निकाल सकते हो। दिस इज एक्चुअली योर रिग्रेशन एनालिसिस। अगर आपको दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, अगर आपको उसको ढूंढना है, देन इन दैट पर्पस आप रिग्रेशन एनालिसिस करोगे। Regression analysis actually is the correct answer to this question, because regression analysis is not a way of measuring central tendency. Okay, and measuring the value that occurs most frequently, यानी कि it is mode, राइट? मतलब डेटा में जो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बार आती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होती है, देन उसे मोड कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर 3, यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस ये सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का तरीका नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि जब भी अगर आप मीन यानी कि एवरेज निकालते हो पूरे डेटा का, देन दैट एवरेज कितना डेविएट हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्रॉम द मीन वैल्यू, ओके, उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। Okay, now let us see the options.
वे ऑफ मेजरिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यूज, यानी कि दिस इज व्हाट मोड, राइट, अभी हमने देखा ना ये मोड है। देन वे ऑफ मेजरिंग द एवरेज ऑफ वैल्यूज, यानी कि दिस इज मीन, जैसे कि हमने अभी देखा। देन वे ऑफ मेजरिंग द एक्सटेंड ऑफ स्प्रेड ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा, यस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ कि जिससे आप मेजर कर सकते हो कि आपका जो क्वांटिफाइबल डेटा है वो कितना स्प्रेड हुआ है फ्रॉम द मीन वैल्यू। Okay, that is your standard deviation. Then last one is way of measuring the middle values of quantifiable data. So this is the actually median, जैसे कि अभी हमने देखा, and that's why the correct answer is 3, यानी कि standard deviation is way of measuring the extent of spread of quantifiable data. Okay. Now next is what sort of data is income, मतलब डेटा यानी कि डेट इनकम ये कौन से टाइप ऑफ डेटा है, वेदर इट इज इंटरवल, वेदर इट इज रेशो, वेदर इट इज नॉमिनल और वेदर इट इज ऑर्डिनल। सो स्टूडेंट्स, हमने ये कितनी बार देखा है ना कि व्हाट इज इंटरवल स्केल, व्हाट इज रेशो स्केल, व्हाट इज नॉमिनल एंड व्हाट इज ऑर्डिनल, राइट। सो इंटरवल स्केल का मतलब होता है कि यू कैन मेक अ इंटरवल, ओके, मतलब यानी कि दिस इज एक्चुअली अ क्वांटिफाइबल डेटा। ओके, दिस ये स्केल आप बिकॉज ऑफ दिस स्केल आप डेटा को मेजर कर सकते हो, और इसके जितने भी मेजरमेंट्स आपको मिले हैं उन मेजरमेंट्स को आप नंबर्स के बीच में यू कैन डू कंपैरिजन। ओके, मतलब यू कैन डू अ पर्टिकुलर इंटरवल। all of you understanding? Then what is ratio? So because of the ratio scale आप एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू दे सकते हो किसी भी डेटा को, या फिर जिस पर्टिकुलर डेटा है वो उस पर्टिकुलर डेटा को या फिर फिनोमिनन को आप एब्सोल्यूट जीरो डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज नॉमिनल, यानी कि यू कैन ओनली क्लासिफाई द डेटा। एंड व्हाट इज ऑर्डिनल? सो ऑर्डिनल में आप डेटा को क्लासिफाई भी कर सकते हो एंड उसको रैंकिंग्स भी दे सकते हो। सो एक्चुअली इनकम इज इंटरवल टाइप ऑफ डेटा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर दो पर्सन से किसी एक पर्सन का इनकम अलग होता है एंड दूसरे पर्सन का इनकम अलग होता है, एंड एज वेल इनकम मेजर करने का एक तरीका भी होता है कि एनुअल इनकम, मंथली इनकम, क्वार्टरली इनकम, लाइक दैट। एंड दैट्स व्हाई यू कैन कंपेयर द इनकम्स ऑफ टू डिफरेंट पीपल बेस्ड ऑन कि उनका एनुअल इनकम कितना है। सो यू कैन मेक अ इंटरवल कि इस पर्टिकुलर पर्सन का इनकम इस पर्टिकुलर इंटरवल में है, इसका इस पर्टिकुलर इंटरवल में है, लाइक दैट। मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा इनकम है 3 to 3.5 लाख पर ईयर। सो दिस इज एक्चुअली अ इंटरवल, राइट। सो दैट्स व्हाई इनकम इज एक्चुअली अ इंटरवल सॉर्ट ऑफ डेटा। ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा इज पिन कोड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आप सभी को अब भी समझा दिया कि इंटरवल, रेशो, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल क्या है। सो एक्चुअली पिन कोड इज अ नॉमिनल सॉर्ट ऑफ डेटा। बिकॉज आप सिर्फ पिन कोड को क्लासिफाई कर सकते हो, यू कांट मेक देम लाइक इंटरवल्स आप उनके लिए बना नहीं सकते हो, एज वेल आप रेशोज भी बना नहीं सकते हो, इवन यू कांट मेक द ऑर्डर्स, राइट। एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज नॉमिनल। बिकॉज पिन कोड ये पर्टिकुलर रीजन का अलग अलग होता है। सो यू कैन ओनली आप सिर्फ उसको क्लासिफाई कर सकते हो। इवन पिन कोड्स कई सारे होते हैं ना, मोबाइल्स के भी पिन कोड्स होते हैं। सो ऑल्सो यू कैन ओनली कैटेगराइज द पिन कोड। ओके, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 3। ओके। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी कि इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड ये प्रोबेबिलिटी के आधार पर है। जैसे कि मैं आप सभी को पहले से ही बता चुकी हूँ कि सैम्पलिंग मेथड्स जो होते हैं उसमें पर्टिकुलरली दो टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। ओके। सो हमेशा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में 4 टाइप्स आते हैं, जिसमें पहला होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन तीसरा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड द फोर्थ वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। एंड विद इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देर आर अगेन 4 टाइप्स, जिसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक आता है, कोटा सैम्पलिंग एक आता है, जजमेंट सैम्पलिंग इज देयर एंड द अनदर वन इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके। एंड दैट्स व्हाई हियर stratified sampling is the correct answer, because stratified sampling ये probability sampling technique है। यानी कि because of this sampling technique आप randomly samples को choose कर सकते हो from the whole population, and that's why the correct answer is 1। okay। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको पूछा है कि द मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मीनिंग आपको पूछा है। सो एज द नेम सजेस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो, ओके, सो इसका मतलब होता है कि आफ्टर द इंसिडेंट,
आफ्टर द इंसिडेंट। ओके, मतलब जब भी इंसिडेंट हुआ है देन उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करना, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, सो लेट अस सी द ऑप्शंस। द रिसर्च कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। Okay, the research carried out prior to the incident, the research carried out along with the happening of an incident, or the research carried out keeping in mind the possibilities of an incident. So, obviously, the correct answer is one, because the research carried out after the incident. Okay, so the meaning of ex post facto research is that कि इंसिडेंट होने के बाद आपको रिसर्च करना है, यानी कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का जो होने का कॉज क्या है, मतलब वो इंसिडेंट किसकी वजह से हुआ है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए देन इन दैट केस यू विल डू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। सो आप हमेशा याद रखो, द मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज द रिसर्च कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। ओके, now next, which one of the following is नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आप सभी को इसी सेशन में बोला था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। सो हियर आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के बारे में पूछा है। सो लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शंस। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, cluster sampling and quota sampling. So here all of these three are probability sampling techniques, यानी कि simple random sampling is a probability sampling, systematic is also probability sampling, cluster is also probability sampling. So here quota sampling is non probability sampling technique. Okay, and that's why the correct answer is 4. Okay, now next is for the population with finite size. Okay, अगर आपके पास population है but it has the finite size, so which of the following sampling method is generally preferred? So in this situation आप कौन सी sampling method को generally prefer करोगे, मतलब whether it is cluster sampling, area sampling, systematic sampling और purposive sampling. सो ये हमने पहले भी देखा है कि अगर आपको पॉपुलेशन की साइज पता है, you know that ki there is a finite size of the population, then in that situation you will use systematic sampling, because within systematic sampling आप every nth sample को choose करते हो। okay, after making the you will make a, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 पॉपुलेशन साइज है, देन आप 1 to 10, 10 to 20, you will do such type of intervals, and from this आप every nth sample को चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे फिफ्थ सैंपल को चूज करना है, देन इन विद इन ईच इंटरवल आप हमेशा फिफ्थ सैंपल को चूज करोगे, दैट इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, एंड अगर आपको पॉपुलेशन की साइज पता है, then in that case you can make the intervals like this। okay, and as we know that cluster sampling is a probability sampling technique, within this आप subgroups बनाओगे from the target population and you will make a clusters। okay, मतलब subgroups आपके clusters होंगे and उन्हीं clusters को आप randomly choose करोगे। area sampling is a type of cluster sampling, but here your clusters are the geographical areas। okay, and what is purposive sampling? So within purposive sampling, this is actually a non probability sampling technique। so here researcher के पास एक particular purpose होता है, and with that purpose only उस particular respondents को वो as a sample उनके research में लेते हैं, and that's why the correct answer to this question is 3। okay, next is which of the following is paramount requirement of a researcher? मतलब इनमें से कौन सा researcher का paramount requirement है? okay, so whether it is scientific thinking, whether it is scientific feeling, whether it is scientific behavior or scientific attitude, so the paramount requirement of a researcher is scientific thinking, because वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। अगर कोई भी रिसर्चर वैज्ञानिक सोच नहीं करता है, देन ही वोंट बी एबल टू फॉलो साइंटिफिक मेथड्स। अगर उसकी सोच वैज्ञानिक है, देन आफ्टर दैट उसका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई डोंट कंफ्यूज बिटवीन 1 and 4। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली साइंटिफिक थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कोई भी रिसर्चर के पास होनी चाहिए अगर उसको रिसर्च करना है तो। ओके,
Now next is the main purpose of research in education is to, so education field में research का main purpose क्या होना चाहिए, what it should be, help in individuals personal growth, then increase the social prestige of an individual, so increase individuals market value of jobs, then help the individual to become an eminent educationist. यस, सो यहाँ पे आपको एक्चुअली एजुकेशन में रिसर्च का मेन पर्पस पूछा है, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज फोर, बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल को मदद करना ताकि ही विल बी बिकम अ एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ओके, मतलब व्यक्ति को एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद बनने में मदद करे, एंड दैट इज एक्चुअली द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। ओके, बिकॉज आपको यहाँ पे स्पेशली एजुकेशन के बारे में पूछा है ना, so you have to choose the option which is relevant to the education only. Okay, and that's why अगर कोई भी इंडिविजुअल को एमिनेंट एजुकेशनिस्ट बनाना है, then this is actually the main purpose of research in education. Okay, and that's why the correct answer is 4. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिसके एडवांटेजेस मैं आप सभी को पहले से ही बता चुकी हूँ। सो अगर आपने कंप्लीट कोर्स को परचेस किया है, देन आप अल्टीमेटली व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवन आई हैव एडेड 230 प्लस सॉल्व पीवाईक्यूज पीडीएफ इन इट। ओके, इवन इसी के साथ ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च थीसिस बनाने में भी असिस्ट करती है। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, वो सारे क्वेरीज पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्व भी किए जाते हैं। सो इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, देन आप इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, so students, thank you for watching this session. If you like this session, then hit the like button, and again we will see tomorrow. Okay.